नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आज फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल बेबाक खबर पर। आपको आज की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराएंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हर वो छोटी से बड़ी खबर दिखाएंगे जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आप जान करके अपनी स्थिति को भांप कर हरियाणा के भविष्य की सुरक्षित हाथों में कमान जिसके हाथों में देना चाहेंगे, ये फैसला आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन उस फैसले के लिए आपके पास सही और सटीक जानकारी होनी जरूरी है। उसके लिए हम आपके पास लेकर के आए हैं वो चुनावी विश्लेषण, वो चुनावी खबरें जो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने हम पेश करेंगे। आज की खबर में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज की विशेष वार्ता में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कल बीजेपी की जो सूची जारी हुई थी, उस सूची के साथ में ही अब कांग्रेस की पहली सूची आउट हो गई है। हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस की पहली सूची आउट हो गई है। औपचारिक ऐलान होना केवल बाकी है, फाइनल नाम हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक एक सीट से, एक एक विधानसभा सीट से कौन कौन उम्मीदवार कांग्रेस ने फाइनल कर लिए हैं, कौन कौन चुनावी दंगल में उतरने जा रहे हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी या दूसरी अन्य पार्टियों के पहलवानों से होगा। ये सब आज चर्चा का विषय है और मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो गढ़ी सांपला किलोई हल्के से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब कांग्रेस ने आवेदन मांगे थे तो केवल एकमात्र एक ही एप्लीकेशन जो किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दाखिल की थी, इनके अलावा किसी भी उम्मीदवार ने वहां से आवेदन नहीं किया। ये अपने आप में उनके व्यक्तित्व और कद को दिखाता है कि किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा नाम है, ये बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं। ये अपने चुनावी मैदान में किलोई से उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये रिकॉर्ड मतों से पिछली बार भी 50,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। अब की बार देखना ये है कि ये अपने रिकॉर्ड जीत के इतिहास को दोहराते हैं या उससे अधिक मार्जिन के साथ ये जाएंगे। ये 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। अब मैं आपको दूसरी सीट का जो बताने जा रहा हूं, दूसरी सीट से मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी अलग अलग उम्मीदवार आ गए हैं और उन उम्मीदवारों में मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा नाम मैंने आपको बताया है वो किलोई से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा नाम जो आ रहा है जुलाना से परमिंदर सिंह ढुल का आ रहा है। पूर्व में विधायक रह चुके हैं, दूसरी पार्टियों में रहे हैं, इनेलो से रहे हैं, उनका नाता इनेलो से रहा है, लेकिन पिछले दिनों ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो जुलाना से परमिंदर सिंह ढुल का नाम निकल करके आ रहा है। काफी वरिष्ठ नेता हैं, इलाके में अच्छी पकड़ है और इसी का फायदा, इनके बढ़ते जनाधार का फायदा इनको टिकट फाइनल करने में मिला है। काफी दावेदार थे, 80 से ज्यादा दावेदारों ने अप्लाई किया था वहां पर टिकट के लिए, लेकिन बाजी हाथ लगी परमिंदर सिंह ढुल को। जी हाँ, जुलाना से परमिंदर सिंह ढुल का दूसरा नाम निकल करके आ रहा है। तीसरा जींद से प्रमोद सहवाग का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जींद से प्रमोद सहवाग, जो पिछले दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री बनकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर 4 महीने के लिए साथ दिया था, उसी मेहनत का परिणाम उनको देखने को मिल रहा है, जो कि जींद से प्रमोद सहवाग का टिकट लगभग फाइनल हो गया है और ये अपनी दावेदारी वहां से पेश करेंगे। ये जींद से जो है प्रमोद सहवाग की बात हम कर रहे हैं। प्रमोद सहवाग अपना रन उतारेंगे, जो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के साथ उनका मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। ये मैं आपको जींद हल्के की बात बता रहा हूं। अब देखना ये होगा कि उनको उनकी मेहनत जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ की थी उससे कितना फायदा मिलेगा। दादरी से नया नाम निकल करके आ रहा है, पूर्व विधायक, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का।
हाँ जी, सोमवीर सांगवान अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वहां पर कमिटेड हैं और उन्होंने कहा था कि यदि मुझे टिकट मिलेगी तो पूरे दमखम से मैं चुनाव में उतरूंगा और कांग्रेस पार्टी को एक सीट बढ़ाने में मैं मदद करूंगा। ये दादरी से सोमवीर सांगवान का नाम निकल करके आ रहा है। अब देखते हैं कि ये सीट किस तरीके से वो निकाल करके लेके जाएंगे। दादरी से सोमवीर सांगवान की हम बात कर रहे हैं। काफी दावेदार थे वहां पर, लेकिन उन दावेदारों में बाजी हाथ लग रही है सोमवीर सांगवान को। पहले निर्दलीय विधायक रहे हैं, पहले सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन खिलाड़ियों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था। अब मैं आपको हांसी से नाम बताने जा रहा हूं, हांसी से राहुल मक्कड़। हाँ जी, पिछले दिनों ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ज्वाइन किया था। उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, लगभग फाइनल हो गया है। हांसी से राहुल मक्कड़ युवा नेता हैं, काफी अच्छी पकड़ है इलाके में, जो पकड़ बताई जा रही है काफी अच्छी पकड़ है। उनका मुकाबला बीजेपी के किस उम्मीदवार से होगा ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल मक्कड़ के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है और ये राहुल मक्कड़ जो है कितना दमखम दिखाएंगे आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा। ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि राहुल मक्कड़ के भाग्य में जीत नसीब होती है या वो कड़े मुकाबले में अपना प्रदर्शन करेंगे। अब अगला नाम जो बारवाला से आ रहा है, काफी बड़ा नाम है, रामनिवास घोडेला। पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिल पाई थी तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब की बार वो कांग्रेस की पार्टी से उनको टिकट मिल रहा है और ओबीसी समाज के काफी बड़े नेता हैं। उन्होंने काफी रैलियां आयोजित की और उस रैली प्रदर्शन में अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, जिससे उनकी टिकट पुख्ता होने में मदद मिली। तो बरवाला से रामनिवास घोडेला जी का नाम निकल करके आ रहा है कि उनकी टिकट भी लगभग फाइनल हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्षी जो और उम्मीदवार हैं वहां से किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि बरवाला से स्वीटी बोरा ने भी अपनी ताल ठोकी हुई है, जो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। नलवा से चंद्र प्रकाश आईएएस रिटायर्ड, जी हाँ, माफ कीजिएगा फोटो गलत आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नलवा से चंद्र प्रकाश आईएएस रिटायर्ड जो है उनका नाम लगभग फाइनल हो गया है। काफी साफ छवि के नेता माने जा रहे हैं। आईएएस के कार्यकाल के दौरान भी उन पर कोई भी दाग नहीं था और इसी का फायदा, उनकी साफ और स्वच्छ छवि का फायदा, लोगों से मिलनसार होने का फायदा उनको अपनी टिकट पक्की करवाने में मिला है। नलवा से चंद्र प्रकाश आईएएस जी का नाम फाइनल हो गया है। हालांकि अनिल मान भी वहां से दावेदारी थी, गौरव संपत सिंह की भी दावेदारी थी और दोनों अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन वरिष्ठता में चंद्र प्रकाश आईएएस का नाम लगभग फाइनल हो गया है। जी हाँ, जो अब आप बादशाहपुर से हम बात करते हैं, गुड़गांव हल्के की बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव जिले से बादशाहपुर जो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, वहां से वर्धन यादव एनएसयूआई के नेता रहे हैं, काफी अच्छे संगठन में काम भी किया है और पिछले काफी समय से अपने हल्के में मेहनत कर रहे हैं। हर रैली प्रदर्शन में उनका नजर आता है कि वो कितनी मेहनत करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड लिस्ट में भी हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ भी वो काम कर चुके हैं, संगठन का उनको फायदा मिल रहा है। प्रियंका गांधी से भी उनकी नजदीकियां बताई जा रही हैं। ये सब उन्होंने पिछले कुछ ही समय में अपनी मेहनत से ये अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंचे हैं और इनका युवा छात्र नेता भी रहे हैं। इनका अब टिकट फाइनल हो गया है। अब गुड़गांव शहर से बात करते हैं तो हाल ही में ज्वाइन हुए मोहित मदन लाल ग्रोवर, जो पिछली बार निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़े थे लेकिन 50,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, जीत नसीब नहीं हो पाई थी, लेकिन निर्दलीय होते हुए 50,000 से ज्यादा वोट उन्होंने अपने हल्के से ले ली थी, तो इसी का फायदा उनको मिल रहा है और इनकी भी टिकट लगभग फाइनल हो गई है। गुड़गांव से मोहित मदन लाल ग्रोवर युवा नेता हैं, अपने शहर के हल्के के लोगों के साथ हमेशा मिलना जुलना रहता है।
पिछला चुनाव होने के बाद भी लगातार एक्टिव बने रहे हैं, संपर्क में रहे हैं लोगों के, और इसी का फायदा इनको मिलता दिखाई दे रहा है। और गुड़गांव से अभी तक बीजेपी की तरफ से नवीन गोयल को टिकट मिलेगी या किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिलेगी, उसके बाद ही ये मुकाबला किस तरह रोचक होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो गुड़गांव से मोहित मदन लाल ग्रोवर, ये नया नाम है। अब मैं बात करता हूं फिरोजपुर झिरका से मौजूदा विधायक मामन खान की बात कर रहा हूं। जी हाँ, नो हिंसा में उनका नाम घसीटा गया, विवादों में रहे, लेकिन उनके इलाके के लोगों का साथ, उनकी सहानुभूति ने उनको और मजबूत किया, और मजबूत होने के साथ ही उनकी भी टिकट यहां से फाइनल हो गई है। देखने वाली बात यह है कि अब की बार वो पिछले चुनाव के मार्जिन को कितना बढ़ा पाते हैं या वो मुकाबले में फंस जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों में कोर्ट से क्लीन चिट मिली, बीजेपी ने आरोप लगाया नो हिंसा में दंगे भड़काने का, वह जयपुर से गिरफ्तार भी किया गया था और कोर्ट ने उनको जमानत दी, क्योंकि बिना कोई साक्ष्य के, बिना सबूतों के पुलिस ने उनके ऊपर चालान पेश किया और उनके खिलाफ धाराएं जोड़ दी गई थी, जबकि कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला था। जी हाँ, मैं मामन खान की बात कर रहा हूं, फिरोजपुर झिरका से, जो काफी दबंग तरह के नेता माने जाते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं हल्के में अपने विकास के लिए। उनका विधानसभा में भाषण भी काफी वायरल हुआ था, जिन्होंने प्याज फोड़ों की बात कही थी। अब मैं अगला नाम बता रहा हूं, ऐलानाबाद से भरत सिंह बेनीवाल का। हाँ जी, ऐलानाबाद से मैं भरत सिंह बेनीवाल का बता रहा हूं नाम। ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगभग फाइनल हो गया है। इनका मुख्य मुकाबला अभय सिंह चौटाला से होगा, और वहां पर देखते हैं कि पिछले 2 बार से काफी कम मार्जिन से ये वहां से हारे हैं। तो अब की बार उनका नतीजा क्या रहेगा, ये 4 अक्टूबर को हमें पता चल जाएगा। ऐलानाबाद से मैं भरत सिंह बेनीवाल की बात कर रहा हूं। ये भी काफी दबंग नेता माने जाते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जैसे हम आपके सामने बेबाकी से सारी खबरें बता रहे हैं, इसी तरीके से ये भी बेबाकी से अपनी बात अपने हल्के के लोगों के बीच में, प्रशासन में, सब जगह अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आपने देखा। अब मैं आपको अगला नाम बता रहा हूं, इसराना से। इसराना से बलबीर वाल्मीकि की टिकट भी फाइनल हो गई है। ये मौजूदा विधायक हैं, हालांकि पहले 2 बार हारे, उसके बाद तीसरी बार इन्होंने सहानुभूति से जीत दर्ज करी, और अब की बार भी हल्के से रिपोर्ट सर्वे में इनकी अच्छी आई है, जिससे इनकी भी टिकट फाइनल हो गई है। तो इसराना से बलबीर वाल्मीकि जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, उन नतीजों का रुझान किस तरफ होगा, ये 4 तारीख को पता चलेगा। अब तक आपने जितनी टिकटें देखी, ये सारी टिकटें लगभग फाइनल हो गई हैं। अब अगला नाम मैं आपको बता दूं, बावल से एमएल रंगा, जो अनुसूचित जाति का प्रदर्शन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उनको बावल से टिकट लगभग फाइनल हो गई है। एमएल रंगा पहले भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और उनकी टिकट पर भी उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है। ये मैं एमएल रंगा जी की बात कर रहा हूं। जी, काफी ऊंचे पदों पर भी कांग्रेस पार्टी में ये रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। आज देखने वाली बात ये होगा कि जो इनका नाम फाइनल हुआ है, ये अपने नाम को जीत के साथ बदल पाते हैं या फिर से इनको कड़े मुकाबले में हार नसीब होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस की जो टिकटें हैं, ये एक सर्वे से नहीं हुई है। इनके लिए फाइनल करने का पूरा प्रोसेस अपनाया गया है। 3 सर्वे हुए हैं, जमीनी स्तर पर जा करके, वहां के वोटरों से सीधा संपर्क करके, अलग अलग 3 टीमों ने वहां पर सर्वे किया, उनके वोटरों का रुझान जाना, उनकी बेदाग छवि के बारे में जाना, या वहां हल्के की समस्याओं के बारे में जाना, और वहां के जो नेता हैं जिन्होंने आवेदन किया है, उनके बारे में भी
एक्चुअल रिपोर्ट लेने के बाद ये सर्वे इन नतीजों पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर इनकी सूची में किस किस उम्मीदवारों को नाम मिल रहा है, किस किस उम्मीदवार का नाम फाइनल हुआ है। हाईकमान की मीटिंग में भी ये सारी चीजों का पैमाना एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया कि हल्के वाइज किस उम्मीदवार का किस विधानसभा से क्या रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, और यदि हम इन उम्मीदवारों को टिकट देते हैं तो जीतने की प्रबल संभावना कितनी है या हार के चांसेस हैं। और बीजेपी की जो पहली लिस्ट में नाम आए उनके नाम देखने के बाद उनके समीकरण भी एक बार के लिए साधे गए, जिससे ये नाम फाइनल हो सके। ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। अब मैं आपको अगला नाम बता रहा हूं कि गांव से ललित नागर, हाँ जी, पूर्व में विधायक रहे हैं, गुज्जर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। ललित नागर तिगांव से, हालांकि पिछली बार वो उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार पूरे दमखम से वो मैदान में हैं और उस मैदान में दमखम से होने का कितना फायदा वो उठा पाते हैं ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन इनका भी नाम वहां से फाइनल हो चुका है। तिगांव भी गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और इनकी अपने समाज के लोगों में काफी अच्छी पकड़ है और उसी पकड़ का सहारा इनको मिला है। अब मैं बात करता हूं पंचकुला से। पंचकुला से पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम फाइनल हो गया है। पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई मैदान में उतरने वाले हैं, जिनका मुकाबला पंचकुला से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता जी से होगा और पिछली बार इनको हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार देखते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता जी की बाजी पलट के रखेंगे या फिर से कड़े मुकाबले में फंस जाएंगे। लेकिन प्रबल संभावना जो आ रही है कि इनका मुकाबला भी काफी कड़ा होने वाला है। वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो अपनी वरिष्ठता को किस कदर वो बुना पाते हैं और जनता के सामने कितने मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं और अपने तरफ लुभाने के लिए किस हद तक सफल हो पाएंगे, ये देखते हैं। सिरसा से मैं बात करूं तो वीरबान मेहता का नाम निकलकर सामने आ रहा है। हाँ जी, वीरबान नेता काफी सीनियर नेता हैं और उनका भी नाम इस सूची में निकल करके सामने आ रहा है। उनका मुकाबला सिरसा से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ होगा और वहां पर इनेलो की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये आने वाले समय में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या द्विपक्षीय मुकाबला होगा, ये सब आपको उनकी लिस्ट जारी होने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वीरबान मेहता का नाम लगभग फाइनल हो गया है। अब ये देखते हैं कि कांग्रेस के जो पहलवान चुनावी मैदान में उतरे हैं वो कितने दमखम से वहां पर जीतने का काम करेंगे। फतेहाबाद से बलवान दौलतपुरिया का नाम आ रहा है। शैलजा समर्थक माने जाते हैं और यहाँ पर उनका अपने हलके में फतेहाबाद की यदि मैं बात करता हूं तो फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया का नाम जो निकल के आ रहा है। यहाँ पर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा भी उम्मीदवार के रूप में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके टिकट का दावा कमजोर बलवान सिंह दौलतपुरिया ने किया है। जमीनी सर्वे में वहां से बलवान सिंह दौलतपुरिया का नाम निकल कर आ रहा है। हाँ जी, ये अभी तक जो आपने नाम देखे ये सब आपके चिर परिचित चेहरे हैं जिन्होंने अपने हलके के लोगों के साथ बराबर संवाद बना के रखा है और वो किस हद तक उस अपने अट्रैक्शन को निकाल कर बाहर ले आते हैं ये देखते हैं 4 अक्टूबर को। अब अटेली से मैं बता रहा हूं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो हरियाणा सरकार में रहे हैं राव नरेंद्र सिंह का नाम फाइनल हो गया है। उनकी छवि काफी ईमानदार छवि के रूप में मानी जाती है और उन्होंने हल्के के लोगों के साथ जो संजीदगी दिखाई अपने कार्यकाल में उसका फायदा इस नहर में उनको मिलने वाला है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जेजेपी की तरफ से जो हुए थे वो त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए थे। लेकिन अब की बार उनका राव नरेंद्र सिंह जो हैं अटेली से, यहाँ पर वो काफी मजबूत और सशक्त उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी में जो अभय सिंह हैं उनसे होगा। तो देखते हैं कि किस वो मुकाबला किस तरीके से, कितनी मजबूती से, किस रोचक एंगल से निकल करके आएगा और उसका रुझान क्या होगा, ये 4 अक्टूबर को हमें पता चलेगा। लेकिन अटेली से राव नरेंद्र एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं और कांग्रेस ने अब की बार फिर से इन पर ही दांव लगाया है। ये सब आपने जो देख रहे हैं, ये परिपक्व नेता हैं और इनकी परिपक्वता इनके कार्यकाल के दौरान किए हुए कार्यों से भी पता चलती है। अटेली से राव नरेंद्र सिंह की उम्मीदवारता फाइनल हो गई है। इंद्री की बात करते हैं तो इंद्री से कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए पूर्व विधायक राकेश कंबोज का नाम फाइनल हो गया है। हाँ जी, इंद्री से राकेश कंबोज का नाम फाइनल हो गया है। इन राकेश कंबोज भी काफी मजबूत नेता माने जाते हैं और उनका मुकाबला वहां जो बीजेपी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनसे होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इंद्री से जो राकेश कंबोज हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, दूसरी पार्टियों से होकर के आए हैं, अभी फिलहाल कांग्रेस में हैं और इलाके में अपनी पकड़ काफी मजबूत रखते हैं। ये जो मजबूत पकड़ इलाके में जनता के बीच में उन्होंने अपनी बनाई है, वो जीत की तरफ कैसे निकलेंगे ये वक्त बताएगा। अब मैं आपको हिसार से बताने जा रहा हूं। हिसार से बजरंग दास गर्ग, जी हाँ, बजरंग दास गर्ग एक बड़ा नाम है, व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इनका नाम फाइनल हो गया है। जिंदल परिवार के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वहां की सीट पर एक मजबूत चेहरे की तलाश कांग्रेस को काफी समय से थी और ये तलाश बजरंग दास गर्ग पर आकर के खत्म हो रही है। यहाँ पर ये अपना व्यक्तित्व और अपनी मजबूत पकड़ के सहारे इनकी टिकट फाइनल हो गई है। संगठन में भी काफी मेहनत की है उन्होंने। और अब मैं आपको बता दूं, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, जी हाँ, गन्नौर से पिछली बार भी गन्नौर से लड़े थे, उससे पहले भी गन्नौर से वो विधायक चुने गए थे। हालांकि पिछली बार चुनाव हार गए थे और उनको जीत नसीब नहीं हुई थी। कुछ दिनों पहले नाराजगी भी जता चुके हैं, क्योंकि लोकसभा से भी उन्होंने अपने लिए टिकट का प्रयास किया था। अपनी टिकट फाइनल ना होते देख उन्होंने अपने बेटे के लिए भी टिकट का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही जगह उनको मायूसी हाथ लगी थी। उसके बाद चर्चाएं जोरों पर थी कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत हुड्डा जी ने उनको मनाया और भरी सभा में उनको अपने साथ में बताया। उसके बाद कुलदीप शर्मा ने भी वायदा किया था। अब देखने वाली बात यह है कि कुलदीप शर्मा संगठन में पकड़ का कितना फायदा अपनी जीत को तब्दील करने में लगा पाते हैं। अब मैं अगली सीट आपको बताने जा रहा हूं। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, इंदुराज उर्फ भालू की टिकट फाइनल हो गई है। ये मौजूदा विधायक हैं। बड़ौदा से उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी, जो बड़ौदा से श्री कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद खाली हुई और वहां पर किस्मत के ने साथ दिया और 13 उम्मीदवारों में से इनका नाम फाइनल हुआ। हालांकि उस वक्त कपूर नरवाल काफी मजबूत दावेदार थे और उनके ही चांस काफी बढ़े हुए थे, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कपूर नरवाल को दरकिनार करके इंदुराज नरवाल को टिकट दिया गया। रिंधाना गांव से आते हैं, बड़ौदा हल्के से ताल्लुक रखते हैं और उनको एक काफी अच्छे मुकाबले में बीजेपी के योगेश्वर दत्त से जीत हासिल हुई। बीजेपी के योगेश्वर दत्त को 2 बार हार का सामना करना पड़ा। कपूर नरवाल से इनकी रजामंदी के बाद इनको टिकट मिली। अब मैं सोनीपत की बात करता हूं। सोनीपत से मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार का भी नाम फाइनल हो चुका है। हालांकि सुरेंद्र पवार अभी
ईडी की हिरासत में हैं और उनके जमानत मिलने का इंतजार है कि उनको जमानत कब मिल पाती है, या वो अंदर से ही अपने टिकट का नामांकन करेंगे या अपने परिवार के किसी सदस्य का नामांकन करवाएंगे। ये आने वाले समय में आपको स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे मजबूत दावेदार सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं, जिनका मुख्य मुकाबला बीजेपी की कविता जैन या निखिल मदान से होने वाला है। लेकिन दोनों ही मुकाबलों में चाहे किसी के साथ भी मुकाबला हो जाए, सुरेंद्र पवार का पलड़ा काफी भारी है। अब मैं बात करता हूं राय से जय तीरथ दहिया की टिकट की फाइनल हो गई है। काफी वयोवृद्ध नेता माने जाते हैं, सीनियर नेता हैं, संगठन में काफी पदों पर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को काफी साल से सींचा है। हालांकि राय से विजेंद्र आंतरे का नाम भी काफी चर्चा में था और उनकी उम्मीदवारिता भी फाइनल हो रही थी, लेकिन संगठन में अपनी पकड़ के मजबूती के कारण और हल्के की जनता के साथ उनका मुकाबला, जो प्यार उनको मिल रहा था, इस वजह से उनकी टिकट फाइनल हुई। इनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से होने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जय तीरथ दहिया मोहनलाल बड़ोली को कितने मतों से हरा पाते हैं या फिर से उनके नसीब में हार नसीब होती है। ये 4 तारीख को पता चलेगी। अब मैं आपको खरखोदा की बता दूं, खरखोदा जो रिजर्व सीट है, उस सीट पर मौजूदा विधायक जयवीर वाल्मीकि को ही टिकट फाइनल हो चुकी है। जयवीर वाल्मीकि तीसरी बार वहां की सीट से खरखोदा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनका भी मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार पवन खरखोदा, जो फिलहाल ही कुछ दिन पहले ही जेजेपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उनसे होने जा रहा है। पवन खरखोदा ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, हल्के में दिन रात प्रचार करने में जुटे हैं। अब देखना यह है कि जनता किस पर विश्वास जताती है, पवन खरखोदा या जयवीर वाल्मीकि। ये खरखोदा की जनता 1 अक्टूबर को अपने वोटों से तय कर देगी। अब मैं आपको सोहना से बता दूं, सोहना से जितेंद्र भारद्वाज जी का नाम फाइनल हो गया है, जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और संगठन में अपनी काफी अच्छी पकड़ मजबूत बना के रखे हैं। ये सोहना से जितेंद्र भारद्वाज की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने हुड्डा जी के काफी खासम खास में गिने जाते हैं। और अब हल्के की जनता इनके ऊपर कितना विश्वास जताएगी, ये देखने वाली बात है। इनका मुख्य मुकाबला सोहना से संजय सिंह के साथ होने जा रहा है। सोहना से संजय सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथ इनका मुकाबला होगा। तो सोहना की जनता किसके ऊपर किसके ऊपर यकीन करेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब तक आपने जितने भी नाम देखे हैं, वो सारे नाम काफी जाने पहचाने हैं और अपने अपने हलके में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। अब मैं बात करता हूं उचाना कला से वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की टिकट फाइनल हो गई है। हालांकि लोकसभा में भी उनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई थी और बाजी सतपाल ब्रह्मचारी जी ने मार ली थी और हिसार से जेपी के खाते में वो टिकट आई थी, जयप्रकाश जेपी के खाते में। अब की बार उचाना कला से जो उनका मुख्य मुकाबला होगा, वो दुष्यंत चौटाला से होगा। बयानबाजी उनके दोनों के बीच में चलती रहती है, दवंद युद्ध बना रहता है। उस दवंद युद्ध से किसको कितना फायदा होगा और जनता किसके साथ खड़ी होगी, किसके सपोर्ट में वोट करेगी, ये आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा। अब मैं डबवाले से बात करता हूं, तो डबवाले से भी मौजूदा विधायक अमित सिहाग, डॉक्टर केवी सिंह के बेटे, जो मौजूदा विधायक हैं, डबवाली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी, डबवाली से अमित सिहाग का मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट से होगा और वहां पर जेजेपी ने भी अपना उम्मीदवार तय कर रखा है। देखते हैं कि अमित सिहाग अपनी जीत को दोबारा रिपीट कर पाते हैं या वो मुख्य मुकाबले में फंस करके बाहर हो जाएंगे।
क्योंकि वहां पर गोपाल कांडा भी प्रयासरत हैं कि वहां पर गोपाल कांडा की जो सीट है उनको भी वहां से किसी उम्मीदवार को उतारेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। अब मैं कालांवाली से बात कर रहा हूं। कालांवाली से भी मौजूदा विधायक शीशपाल केहरवाल को टिकट फाइनल हो गई है। काफी युवा नेता हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, लोगों के साथ मजबूत पकड़ है, संपर्क बना करके रखते हैं, लोगों इलाके की जनता के साथ सुख दुख में शामिल होते हैं। तो इन्हीं वजह से इनकी ग्राउंड रिपोर्ट जो थी जमीनी स्तर पर इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई है। और जो लिस्ट कांग्रेस ने फाइनल की है उस लिस्ट में इनका भी नाम शामिल किया गया है। ये कालांवाली से मैं शीशपाल केहरवाल की बात कर रहा हूं। अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन मजबूत पकड़ के साथ सबसे लोकप्रिय छवि के नेता हैं और वहां से उनको टिकट फाइनल हो गई है। अब मैं नारनौल की बात करता हूं। नारनौल से जस्सी पेटवाड का नाम निकल करके आ रहा है। हालांकि कड़े मुकाबले में शैलजा की पैरवी डॉक्टर अजय सिंह चौधरी के लिए थी, यहां पर भी हुड्डा साहब की खसम खास होने के कारण और नारनौल के हलके की में काफी अच्छी और मजबूत पकड़ होने के कारण नारनौल से जस्सी पेटवाड़ का नाम फाइनल हो गया है। ये भी इनेलो से आए थे और इनेलो की पार्टी में युवा प्रदेशाध्यक्ष के पद पर रहे थे, लेकिन पिछले 4 साल से भी अधिक समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अपने हलके की जनता में बीच में रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया जहां पर ये अपने हलके में ना गए हों। इन्होंने भी अपनी हलके में पूरा जोर लगा रखा है। अब देखते हैं कि इनका मुकाबला जो कैप्टन अभिमन्यु से होने जा रहा है कि वो क्या रंग लेकर के आएगा। अब मैं आपको लोहारू से बता रहा हूं। लोहारू से राजवीर फरटिया, हाँ जी, लाहौरों से राजवीर फरटिया का नाम निकल करके सामने आ रहा है। राजवीर फरटिया एक बिजनेस लॉबी से आते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और काफी अच्छी छवि उनकी वहां मानी जाती है। समाज सेवा भी करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने विनेश जी को भी सम्मानित किया है और काफी अच्छी राशि के साथ सम्मानित करने का हमारे पास खबर आई है। तो मैं आपको बता दूं, लोहारों से राजवीर फरटिया मुकाबले में उतर चुके हैं, जहां पर उनका मुकाबला जेपी दलाल से होने जा रहा है। हाँ जी, जेपी दलाल से उनका मुकाबला होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के मौजूदा मंत्री को वो मुकाबला किस कदर उनको निभा कर पाते हैं या रोचक मुकाबले में किसको जीत मिलेगी, ये देखते हैं। अभी मैं भिवानी से बात करता हूं। तो भिवानी से डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज की टिकट कांग्रेस की तरफ से फाइनल हो गई है और डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज की जो रिपोर्ट कार्ड आया है उसमें उनकी टिकट फाइनल कर दी गई है। पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और लेकिन पिछले चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से लेकिन जो चीजें वहां पर हैं, जमीनी स्तर पर जो सर्वे हुए हैं, उन सभी सर्वे के अंदर इनका नाम एक अच्छे नेता के रूप में आ रहा है और इसी का फायदा इनको मिला। तो जो ये टिकट हुई ये इनकी फाइनल हो गई है। जी हाँ, भिवानी से शिव शंकर भारद्वाज और तोशाम से जैसा कि सब उम्मीद लगाई जा रही थी कि तोशाम से किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद उनके ही परिवार से डॉक्टर रणबीर महिंद्रा के बेटे डॉक्टर अनिरुद्ध चौधरी की टिकट फाइनल हो गई है। जी हाँ, तो शाम से कांग्रेस की सीट पर अनिरुद्ध चौधरी लड़ने जा रहे हैं और उनका मुकाबला तो शाम से उनकी ही चचेरी बहन श्रुति चौधरी से होने जा रहा है। हाँ जी, और तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी ने दावा किया है कि सामने कोई भी हो, हम चुनाव पूरी और जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये अनिरुद्ध चौधरी जी की मैं बात कर रहा हूं। तो शाम से जो है अनिरुद्ध चौधरी का टिकट फाइनल हो गया है। काफी दबंग माने जाते हैं। रोहतक से मौजूदा विधायक भारत भूषण बत्रा जी का भी नाम फाइनल हो गया है। रोहतक से ये मौजूदा विधायक हैं और भारत भूषण बत्रा जी
अपने उसमें पूरे प्रयासरत हैं रोहतक के चमकाने के लिए, रोहतक की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अब देखते हैं कि रोहतक से जो बीजेपी की दूसरी सूची जारी होगी, तो पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर को टिकट मिलेगी या कोई नया चेहरा वो लेकर के आएंगे जिनसे उनका मुकाबला होगा। ये समीकरण तो बीजेपी की सूची जारी होने के बाद बनेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए सर्वे में इनका भी नाम अच्छे नेताओं के रूप में आया है और अपने तथ्य काफी अच्छे से रखते हैं। हम आपको बताएंगे कि किसका मुकाबला किस उम्मीदवार से होगा, ये हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अब मैं बात करता हूं झज्जर से पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल की, कि गीता बुक्कल की टिकट भी फाइनल हो गई है और महिला संगठन में काफी एक्टिव रहती हैं। कांग्रेस के हर रैली में आपको इनका भाषण सुनने को मिलेगा। बड़ी बेबाकी से खबर ये आपको बताते हैं कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और मैनिफेस्टो कमेटी में भी काफी अहम पद पर इनको जिम्मेवारी दी गई है। जो हरियाणा की कांग्रेस की मैनिफेस्टो जो लॉन्च होगा उसकी कमेटी में भी इनको काफी अहम जिम्मेवारी दी गई है। काफी पढ़ी लिखी हैं और आंकड़ों के साथ ये अपनी बात रखती हैं और इनकी मृदुभाषी जो छवि है उसकी वजह से इनका टिकट वहां पर फाइनल हो गया है। झज्जर से भी काफी उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था, लेकिन टिकट पर मोहर गीता बुक्कल जी के नाम पे लगी है। 3 बार से विधायक रह चुकी हैं। बेरी के भी बेरी से सबसे वयोवृद्ध कांग्रेस नेता डॉक्टर रघुवीर कादियान को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। ये अपने चिर परिचित अंदाज में पूरी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अपने बयानों से वो बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ अपने तथ्यों को, चाहे विधानसभा हो, चाहे जनता का मैदान हो, चाहे कोई रैली प्रदर्शन हो, अपने बातों को बड़ी स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रखते हैं। और ये पूर्व में विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और इनको अपनी सीनियरिटी का फायदा मिला है। एक बार फिर से डॉक्टर रघुवीर कादियान की टिकट बेरी से फाइनल हो गई है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह, जी हाँ, मौजूदा विधायक और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस की सीट से उनको टिकट मिली है। ईडी के पीछे छापेमारी हुई, उससे उनको विचलित करने की प्रयास किए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह पर ही भरोसा जताया है और इनकी टिकट भी महेंद्रगढ़ से फाइनल हो गई है। लोकसभा में इन लोगों ने काफी मेहनत की, लेकिन थोड़े से प्रयास मात्र में ये पीछे रह गए। जहां पर भीतरघात की बात भी निकल करके सामने आई थी कि किरण चौधरी के भीतरघात के कारण इनको जीत नसीब नहीं हुई थी। अब ये चीजें ये विधानसभा में किस कदर से अब निकल करके आएंगी और ये अपने लोकसभा की हार के किस तरीके से ये विधानसभा में जीत में तब्दील करने का काम करेंगे, ये आपको 4 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह भी बिजनेस लॉबी से संबंधित रखते हैं और काफी बड़े कारोबार में अपना करते हैं, कारोबार होने के साथ में समाज सेवा भी करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं रेवाड़ी से मौजूदा विधायक चिरंजीव राव, जो कैप्टन अजय यादव के पुत्र हैं, उनका भी नाम फाइनल हो गया है और उनकी भी एक युवा नेता के रूप में काफी अच्छी छवि मानी जाती है। लालू यादव के दामाद भी हैं और काफी मजबूती से अपने एरिया में अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपनी जनता के बीच में पकड़ रख रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कार्यकर्ता मीटिंग में अपने आप को डिप्टी सीएम भी घोषित कर दिया। हालांकि इसके ऊपर काफी बवाल भी हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस मत कीजिए। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने उनके संबंध में बयान भी दिया कि ये उनका अपना निजी बयान है, लेकिन यह आत्मविश्वास उनको अपने इलाके से आ रहा है। अब मैं बात करता हूं पुन्हाना से मोहम्मद इलियास की बात कर रहे हैं। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास का टिकट दोबारा से फाइनल
हो गया है और मौजूदा में विधायक हैं। अब फिर से एक बार चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। अब देखते हैं कि अपनी जीत को दोबारा रिपीट करने में कितना सफल हो पाते हैं, ये आने वाली 4 अक्टूबर को पता चलेगा। ये जो चीजें आपने देखी, ये सारी चीजें आप मेवात की बात करें, तो मैं मेवात की बात बता दूं। मेवात ने पिछले साल काफी 2-3 सालों से काफी दंगों का सामना किया है, काफी हिंसा उन्होंने देखी है। उपद्रवियों ने मेवात को काफी परेशान किया है। अब आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में मेवात के लोग, मेवात की जनता किस कदर वो अपनी परेशानी का बदला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब मेवात की जनता ने ये सोच लिया है कि हम हिंसा में, उपद्रव में नहीं जाएंगे और हम सद्भावना से ही वोट करके अपने भविष्य की कमान सुरक्षित हाथों में देंगे। अब मैं होडल से बात करता हूं, तो होडल से एक बड़ा नाम निकल करके आ रहा है। हरियाणा के मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होडल से उदयमान जी का नाम फाइनल हो गया है। इनके भी मुकाबले में कुछ उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सीनियर नेता, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर ही विश्वास जताया और उनकी टिकट वहां से फाइनल हो गई है। आप ही अपने पूरे वक्तव्यों में, अपने भाषणों में अपनी बात काफी मजबूती से रखते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोई रैली हो, सब में अपनी बात का बड़ा अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। अब मैं बात करता हूँ पलवल से। पलवल से करण दलाल एक बड़ा नाम है। पलवल से करण दलाल का नाम फाइनल हो चुका है। पीछे लोकसभा में भी इनके नाम की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन आखिरी समय में महेंद्र प्रताप सिंह बाजी मार ले गए थे। उसके बाद ये नाराज भी बताए जा रहे थे, लेकिन करण दलाल जी का नाम विधानसभा के लिए पलवल सीट से फाइनल हो गया है और अब की बार ये पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। हालांकि पिछली बार पलवल से इनको बीजेपी प्रत्याशी से कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्होंने अपना जनाधार काफी हद तक बढ़ा दिया और उस जनाधार का ही फायदा इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। काफी दबंग नेता माने जाते हैं, अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखते हैं। अब मैं बात करता हूं फरीदाबाद से, ब्राह्मण समुदाय से। फरीदाबाद एनआईटी की बात कर रहे हैं। मौजूदा विधायक नीरज शर्मा पर ही दोबारा से विश्वास जताया है। विधानसभा में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। संविधान का जय श्री राम के बारे में लिखे हुए कपड़ों को पहनकर जाने पर विधानसभा में इन पर रोक भी लगा दी गई थी। अनशन पर भी बैठे थे, चोला धारण कर लिया था। फरीदाबाद के नगर निगम में जो भ्रष्टाचार था, उनके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम का असर हुआ था कि वहां के मौजूदा कमिश्नर, मौजूदा जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सबका तबादला और उनके ऊपर केस दर्ज करके जांच की गई थी। अब मैं नौ से बात बता रहा हूं। नौ से आफ्ताब अहमद, पार्टी के विपक्ष के उप नेता की बात करूं तो नौ से आफ्ताब अहमद की टिकट फाइनल हो गई है। मौजूदा विधायक हैं और इनकी छवि भी काफी साफ और स्वच्छ मानी जा रही है। ईमानदार छवि के नेता हैं, बेदाग हैं और कोई भी केस वगैरह इनके ऊपर नहीं है। संगठन में भी काफी मजबूत पकड़ है, अपने मुस्लिम समुदाय में भी काफी अच्छी पकड़ है और ये किसी भी एरिया में चले जाए हरियाणा के, तो इनकी लोकप्रियता काफी अच्छे स्तर पर मानी जाती है। जमीनी स्तर पर किए हुए सर्वे में भी सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आया है। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बाद मैं बात करता हूं, तो नौ से आफ्ताब अहमद का ही नाम सबसे लोकप्रिय बनकर उभरा है। अब मैं बात करता हूं कालका से। कालका से मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी को दोबारा कांग्रेस रिपीट कर रही है और उनकी ही टिकट को फाइनल किया गया है। अब देखते हैं कि कोलका से बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले में किस तरह से ये रोचक मुकाबला होने जा रहा है, ये आने वाले समय में हम सबको पता चलेगा। अभी प्रदीप चौधरी का ही नाम
फाइनल हुआ है। तो ये कांग्रेस की जो लिस्ट आई, ये कांग्रेस की लिस्ट में इतने नाम आए, आपने देखे, ये सभी उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और अपने-अपने हलके में ये काफी मजबूती से दिन-रात प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। अब बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में किन-किन उम्मीदवारों के नाम और निकल कर के आएँगे, किनका मुकाबला किस उम्मीदवार से होगा, वो अभी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब अब मैं नारायणगढ़ से बात करता हूँ, तो नारायणगढ़ से शैली चौधरी जो मौजूदा विधायक भी हैं, उनको ही रिपीट कर रही है कांग्रेस पार्टी ने शैली चौधरी को टिकट देने का काम किया है। पूर्व में नायक सिंह सैनी को हरा चुके हैं और अब मुकाबला उनका जो उम्मीद लगाई जा रही है कि नायक सिंह सैनी की पत्नी से हो सकता है, ये आने वाले दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा, सीधी साफ हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शैली चौधरी का ही नाम फाइनल हो गया है। हाँ जी, ये शैलजा समर्थक हैं और शैलजा की तरफ से काफी अच्छी पैरवी इनकी उसमें रही है। अब मैं आपको बता दूं कि शैलजा जी ने भी अपने-अपने समर्थकों के लिए जो टिकट के लिए जो पुरजोर कोशिश की थी, उनमें से एक नाम शैली चौधरी का भी था। अंबाला कैंट की बात करते हैं, तो अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा का नाम फाइनल हो गया है। अभी पिछले कुछ समय पहले ही पिता और पुत्री की जोड़ी आम आदमी पार्टी से अलविदा कह करके कांग्रेस पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी में ये पहले भी थी, लेकिन पिछले चुनाव में इनकी टिकट शैलजा के कारण काट दी गई थी। ये ऐसा माना जा रहा था, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और वहां पर भी काफी अहम पदों पर इनकी जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले इन लोगों ने अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और मजबूत नेता वहां की मानी जाती हैं, काफी मेहनत कर रही हैं और छवि भी अच्छी है। तो देखते हैं अनिल विज के मुकाबले में चित्रा सरवारा कहां तक सफल हो पाती हैं। अनिल विज की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा है, जिसमें देखते हैं कि चित्रा सरवारा बाजी मार पाती हैं या नहीं। अब मैं साडौरा से बात करता हूं, तो साडौरा से भी मौजूदा विधायक रेणु बाला पर ही कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है और रेणु बाला की टिकट फाइनल हो गई है। ये भी शैलजा समर्थक मानी जाती हैं और शैलजा की भी जहां-जहां रैलियां होती हैं, वहां पर इनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। ये रेणु बाला एक स्वच्छी की नेता हैं और वहां से मौजूदा विधायक हैं। इन पर भी कोई दाग नहीं है और काफी अच्छे तरीके से अपने हलके के जनता के बीच में रहते हैं। इसी वजह से इनका टिकट भी फाइनल हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से इन पर विश्वास जताया है। रादौर की बात करता हूं, तो बिशन लाल सैनी जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर भी दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है। अब बिशन लाल सैनी जी अपनी जीत को दोहराने में कामयाब होते हैं या कड़े मुकाबले में फंस जाएंगे, ये आने वाला समय 4 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रादौर से बिशन लाल सैनी मौजूदा विधायक हैं और अब फिर से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। कांग्रेस की लिस्ट में काफी बड़े-बड़े नाम आपको देखने को मिले हैं और ये सभी नाम अपने-अपने इलाके में, अपने-अपने हलके में एकजुट हो करके पूरे समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और ये चुनावी रणनीति में कहाँ तक सफल होते हैं, ये आने वाला समय बता देगा कि किस तरीके से ये चीजें आपके सामने आएँगी। अब मैं लाडवा से बात करता हूँ, जहाँ लाडवा से मौजूदा विधायक मेवा सिंह को दोबारा टिकट मिली है और लाडवा में मुख्य मुकाबला बड़ी ही हॉट सीट होने वाली है। लाडवा में मुख्य मुकाबला नायब सिंह सैनी से होने जा रहा है। थानेसर की बात करूँ, तो थानेसर से अशोक अरोड़ा काफ़ी सीनियर नेता हैं। इनेलो को अलविदा कह कर के
कांग्रेस पार्टी में आए हैं, इन लोग के काफी अहम पदों पर रहे हैं, कांग्रेस में भी अहम पदों पर जिम्मेवारी मिली है और पंजाबी समुदाय से काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इनका मुकाबला सुभाष सुधा जो मौजूदा मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनसे होने जा रहा है। देखने वाली बात है कि थानेसर से अशोक अरोड़ा क्या कांग्रेस के हाथ पे मोहर लगवाने में कामयाब होते हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे इस बात की गवाही देंगे कि अशोक अरोड़ा का भविष्य क्या होगा, वो सुबह सुबह से किस मुकाबले में कैसे जीत पाएंगे। कलायत की बात करता हूं तो मौजूदा सांसद जयप्रकाश जेपी के पुत्र विकास जेपी की टिकट फाइनल हो गई है। जी हाँ, कलायत से विकास जेपी की टिकट फाइनल हो गई है। ये विकास जेपी की यदि बात करें तो युवा संगठन में कांग्रेस का जो युवा संगठन है उसमें महासचिव की जिम्मेवारी भी इनके पास है। अपने पिता के इलेक्शन में काफी मेहनत की है और इलेक्शन को काफी करीबी से देखा है। हल्के में युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, तो इनकी टिकट भी कलायत से फाइनल हो गई है। जी हाँ, मैं विकास जेपी की बात कर रहा हूँ। बड़ी ही शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले युवा उम्मीदवार हैं और अपने हलके के बीच में रहते हैं। कैथल से बात करूं तो रणदीप सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला की टिकट फाइनल हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये तय कर दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी की किसी भी चाहे लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद हो, उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, वो प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट दे दी गई है। इनका भी नाम फाइनल हो गया है, केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन टिकट के नाम पर मोहर लग चुकी है। काफी युवा है, पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पहले ही चुनाव में जीत हासिल होती है या कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। ये आपको 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं करनाल से सरदार त्रिलोचन सिंह जो अभी हालिया उपचुनाव में ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, इन पर ही कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है और करनाल से सरदार त्रिलोचन सिंह की टिकट भी फाइनल हो गई है। हालांकि करनाल के मौजूदा विधायक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीट छोड़ चुके हैं और अपनी सीट बदलकर लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में करनाल से कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी पार्टी की तरफ से, ये समीकरण बाद में बनेंगे, लेकिन करनाल से मजबूत चेहरे पर ही दोबारा से त्रिलोचन सिंह पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया है। करनाल से सरदार त्रिलोचन सिंह काफी सीनियर नेता हैं और धरने प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन, रैली या संगठन में काम करना काफी अनुभव रखते हैं। अब मैं बात करता हूं असंध से शमशेर गोगी की। जी हाँ, असंध से शमशेर गोगी की भी टिकट फाइनल है, क्योंकि मजबूत छवि के नेता हैं और शैलजा समर्थक हैं। शैलजा ने काफी अच्छे से इनकी पैरवी की है, तो असंध से शमशेर गोगी की टिकट फाइनल हो गई है। दोबारा से ये अपनी किस्मत आजमाएंगे असंध विधानसभा सीट से। आने वाले समय में पता चलेगा कि इनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के किस उम्मीदवार से होगा और कैसे ये सब सीटें निकल करके बाहर आएंगी। दोबारा से वो विधायक बनने में कामयाब होंगे कि कड़े मुकाबले में फंसेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब मैं बात करता हूं समालखा से एक चिर परिचित चेहरा, जी हाँ, धर्म सिंह छोकर की बात कर रहा हूं। मौजूदा विधायक हैं समालखा सीट से। अभी 2 दिन पहले ही 25 अगस्त को उन्होंने काफी अच्छा वहां पर रैली का आयोजन किया। पद यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वहां आयोजित करवाई गई। पूरा समालखा को जाम कर दिया गया था। वहां से समालखा के धर्म सिंह चोकर की टिकट फाइनल कर दी गई है और काफी चिरपरिचित अंदाज में बेबाकी से बड़ी बेबाक छवि के नेता हैं। दबंगई उनके उसमें दबंग छवि के नेता हैं और उन्होंने जनता ने पूरे रैली के अंदर पूरे दोनों हाथ उठा करके विश्वास जताया कि अब की बार
धर्म सिंह छोकर की जीत हम 50,000 से ज्यादा वोटों से करने जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस आत्मविश्वास से काफी खुश नजर आए। इनकी रैली अनाज मंडी में आयोजित की गई थी, पूरा अनाज मंडी खचाखच भरा हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि धर्म सिंह छोकर बीजेपी के किस उम्मीदवार को कितने बड़े मार्जिन से हराकर अपनी जीत को रिपीट करने में सफल होंगे। अब मैं बात करता हूं महम से युवा नेता आनंद सिंह दांगी के पुत्र बलराम दांगी की टिकट फाइनल हो गई है। ये भी जनसंपर्क अभियान पिछले काफी समय से हर रोज अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए हैं और हर रोज अपना जन संपर्क अभियान शुरू करके सुबह से लेकर शाम तक गांव की जनता में हल्के की जनता के साथ रहते हैं और इनको भी जन समर्थन मिल रहा है। इनका मुख्य मुकाबला महम से निर्दलीय विधायक और हाल ही में नई पार्टी के संयोजक मैं बात करता हूं कुंडू की, तो बलराज सिंह कुंडू के साथ होने वाला है। बलराम वर्सेस बलराज की ये मुकाबला किस कदर जाएगा ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। अब मैं बात करता हूं बादली से कुलदीप वत्स मौजूदा विधायक की टिकट फाइनल हो गई है और कुलदीप वत्स जो मौजूदा विधायक हैं, युवा नेता हैं, काफी स्पष्ट छवि के नेता हैं। इनका मुख्य मुकाबला बादली से श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ होने जा रहा है, जो पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पिछले चुनाव में कुलदीप वत्स से उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब की चुनावी समीकरण क्या किस रूप में आएंगे ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन दोनों ही नेता जी जान लगा करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जनता का समर्थन पाने के लिए अपने अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप वत्स हैं जो मौजूदा विधायक हैं। बहादुरगढ़ से मैं बात करूं तो राजेश जून के नाम पर मोहर लग चुकी है। उनका रिकॉर्ड साफ आया है, जमीनी सर्वे पर भी उनके नाम पर मोहर लग गई है, काफी लोकप्रियता है। हल्के के लोगों के बीच में राजेश जून का नाम निकल करके आ रहा है। यहाँ पर राजेंद्र जून की टिकट कट सकती है, उनका जमीनी रिकॉर्ड कम आया है। आप देखने वाली बात यह है कि राजेश जून पर जनता कितना विश्वास जताती है और समीकरणों के बाद क्या फैसला आएगा ये आने वाला वक्त हमें बतलाएगा। ये हमारी खास रिपोर्ट थी जिसमें आप सबने देखा कि कौन कौन सी सीट से मौजूदा 50 से ज्यादा सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं और सभी जिताऊ उम्मीदवारों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दांव खेला है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में जो नाम रखे हैं वो काफी सोच समझ कर रखे हैं और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने के लिए ही उन्होंने दिया है। और इसमें जो गुटबाजी बोलते हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी चरम सीमा पर है, उस सब समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें शैलजा समर्थक, रणदीप सुरजेवाला समर्थक, वीरेंद्र सिंह और हुड्डा जी के समर्थक, यानी सबको हर तराजू पर तोल कर परख कर ये सब सीटों पर दिया है। ये सारी चीजें इन हर तराजू पर तोल कर ही जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दी गई है और अब ये जिताऊ उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों से किस कदर अपना मुकाबला करते हैं, क्या चुनावी रणनीति अपनाते हैं, वहां की जनता के समीकरण क्या कहेंगे, ये सब हम आपके साथ हर रोज शेयर करते रहेंगे, आपको बतलाते रहेंगे ताकि आपके सामने सच आ सके, सही सटीक जानकारी आ सके और आप भी अपने विवेक से ये फैसला ले सकें कि आपने किस उम्मीदवार को अपनी वोट देनी है, किस उम्मीदवार को वोट दे करके अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को सुरक्षित करना है, किसके हाथ मजबूत करने हैं, कौन आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, ये सब हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।